तो हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बिल्कुल नहीं बनता है। नॉर्थ कोरिया वहाँ पर मिसाइल से धमकी देता रहता है, हर हफ्ते कोई ना कोई मिसाइल मारने की धमकी देता है, और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है जो कि 1950 से लेकर आज तक 2023 हो चुका है, 75 साल तक चला आ रहा है। किम जॉन इल फर्स्ट था, किम जॉन ई, फिर किम जॉन उन। और तो लेकिन साउथ कोरिया भी एक टाइम पे डिक्टेटरशिप था। पाक जिन है के टाइम पे वो भी डिक्टेटरशिप था। वहाँ पर भी कत्लो गारत होती थी। एक टाइम पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज़्यादा जीडीपी रखता था। बाद में जाकर साउथ कोरिया ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद तो मतलब आज तो साउथ कोरिया की जीडीपी नॉर्थ कोरिया से करीबन 20 गुना ज़्यादा है। वार शुरू हुआ था जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों ही चाइना के माफ़ कीजिए जापान के उपनिवेश थे। 1913 के आसपास जापान के साम्राज्य ने बाहर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोपियन पावर भी वही तभी जो है अपने पीक पर थे, अपने साम्राज्य के पीक पर थे। यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया था, सिंगापुर मलेशिया का बहुत बड़ा पार्ट ब्रिटिश के हाथ था, इंडो चाइना फ्रेंच के हाथ में, अफ्रीकन कॉलोनीज लीबिया और भी कई सारे कॉलोनीज जो थे वो इटली के हाथ में थे। स्पेन और पुर्तगाल का राज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। इसी वक्त जापान रशिया को हरा देता है मंचूरिया पे कब्जा करने के लिए। मंचूरिया बहुत ही रिसोर्स रिच इलाका है, चाइना का इलाका है। तो चाइना का इलाका कब्जाने के बाद, मंचूरिया कब्जाने के बाद रशिया जो है उसको हरा देता है जापान। और ये बहुत बड़ा ब्लो था यूरोपियन पावर को, क्योंकि तब तक यूरोपियन पावर को मतलब एक तरह से बोल सकते इनविजिबल बोला जाता है। उसके बाद रशियन एम्पायर तो सबसे बड़ा एम्पायर था, उनको हरा दिया। उसके बाद जापान कब्जा कर लेता है चाइना के बहुत सारे हिस्सों पे और कोरिया पे। 1945 तक जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक हार जाता है, यूएसए ने 2 बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी पर, जापान का सरेंडर कर लिया। तब बात आता है कि जापान की टेरिटरी पे किसका अधिकार होगा। तब जो है चाइना में जो है चियांग काई शेक की सरकार थी। उसके बाद जो है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ, माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट क्रांति ला दी। तो माओ जेडोंग भी जो पूरा का पूरा मेनलैंड चाइना है वो कम्युनिस्ट इलाके में चला गया। रशिया जो है वो कम्युनिस्ट था पहले से, लेनिन के टाइम से ही, फर्स्ट वर्ल्ड से ही। तो अमेरिकन को ये डर लगने लगा कि कोरिया भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी ट्रूप्स उतार दी कि जो भी हो हम कोरिया को नहीं होने देंगे कम्युनिस्ट। वहाँ से रशिया भी अपने ट्रूप्स उतार के ले आया था उत्तर से, अमेरिका जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ, और रशिया जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा था। बीच में 31st पैरेलल शायद, वहाँ पर उन्होंने सीज फायर कर दी थी। वहाँ पर उन्होंने बोला कि इसके ऊपर का हिस्सा जो है वो रशियन को जाएगा, यानी कम्युनिस्ट को जाएगा, और इसके नीचे का जो हिस्सा है जो है अमेरिकन को, कैपिटलिस्ट सरकार को जाएगा। तो तब से शुरू होती है जंग, तब से 1950 से जंग शुरू होती है। बहुत खून खराबा हुआ, बहुत सारा जंग हुआ। एक टाइम पे ऐसा भी था कि अमेरिका जो जीत रहा था जंग पूरी तरह से। पियांगयांग जो है मिलिट्री कैपिटल था, फाइनेंशियल कैपिटल था उत्तर कोरिया का, वो पूरा तहस नहस कर दिया। उत्तर कोरिया के कोई घर नहीं बचा था जिसमें अमेरिकन ने बमबारी ना किया हो। तो एक टाइम पे उत्तर कोरिया जीत रहा था, माफ कीजिएगा, अमेरिका जीत रहा था उत्तर कोरिया को हरा कर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चाइना की एंट्री हुई। यालू रिवर जो है चाइना को रशिया और उत्तर कोरिया से अलग करता है। वहाँ से चाइनीज़ घुस गए, क्योंकि चाइनीज़ चाहते थे कि, चाइनीज़ घुसना नहीं चाहते थे, चाइनीज़ घुसे थे स्टालिन की वजह से। स्टालिन ने बोला कि अगर उत्तर कोरिया फॉल कर जाता है, पूरे कोरियन पेनिनसुला में अमेरिका का राज होगा। एकदम डोर स्टेप पे कम्युनिस्ट एक कंट्री है चाइना, दूसरा कंट्री है रशिया, उसके एकदम डोर स्टेप पे एक अमेरिकन अलाई, अमेरिकन एक शक्ति साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया के रूप में वहाँ पर मौजूद होगा, वो चाइना नहीं चाहते थे। इसलिए उत्तर कोरिया को हेल्प करने वो चले गए थे। हालांकि चाइनीज़ ये बात बोलते हैं कि हमारे भाई थे वहाँ पर इसलिए गए थे, उत्तर कोरिया हमारा भाई है इसलिए गए थे।
अमेरिका का अग्रेशन को रोकने के लिए गए थे, वो सब कुछ नहीं था। उत्तर कोरिया को बचाना कोई मतलब इंसेंटिव भरा काम नहीं था, उनके पास सिर्फ एक ही मकसद था उनके जाने का कि जो है वो अपनी सिक्योरिटी वो ठीक ठाक कर सके। तब दक्षिण कोरिया और जो पूरे कंबाइन यूएसएस सेना की जो सेनानायक थे मैकार्थर, जनरल मैकार्थर, उन्होंने ये भी बोला था तब के जो प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन को कि जो यालू रिवर के पास वाला साइड है, जो बॉर्डर वाला साइड है, चीन की सेना जहाँ से घुस रही है, वहाँ पर पूरी तरह से आप जो है न्यूक्लियर अटैक कर दो, न्यूक्लियर बम्स गिरा दो। 13 से 14 न्यूक्लियर बम की गिराने की बात कही गई थी, जिससे कि पूरा जो इलाका है वो तहस नहस हो जाए और चाइनीज़ वहाँ पर रुक जाए। हालांकि ट्रूमैन जानते थे कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल का क्या परिणाम हो सकता है। उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में गिराया था हथियार। हिरोशिमा नागासाकी की भी एक अलग कहानी है। तो एक मतलब ये बात बोली जाती है कि हिरोशिमा में तो आपने बम गिरा दिए, फिर नागासाकी पे गिराने की क्या ज़रूरत थी। तो बोला जाता है कि पहला बम जो था हिरोशिमा में जो गिराया गया था बम, वो था जापान को सरेंडर करवाने के लिए, और दूसरा बम जो था नागासाकी में जो गिराया गया था वो था रशिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास क्या है। तो ये बात आती है कि 50s तक आते आते वो तय हो चुका था उत्तर कोरिया जो है वो कम्युनिस्ट अलाई बन जाएगा, दक्षिण कोरिया जो है वो कैपिटलिस्ट मतलब अमेरिका के खित्ते में चला जाएगा। इसके बाद में जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है करीबन 30-35 साल तक एक ही गति से आगे बढ़ते रहे। वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप था, यहाँ पर भी डिक्टेटरशिप था। यहाँ पर हर रोज़ कू हुआ करते थे, मतलब मिलिट्री डिक्टेटरशिप था दक्षिण कोरिया में। उत्तर कोरिया में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, लेकिन वहाँ पर कू नहीं हुआ था कभी भी। किम जोंग इल फर्स्ट जो शासक थे उत्तर कोरिया के, वही करीबन 90s तक, मतलब करीबन 40 साल तक वही शासन करते रहे। तो मैकार्थर ने वही बोला था कि जो चाइना की सेना है उसको रोकने के लिए आप पूरा यालू नदी के पास वाला इलाका में पूरा बम गिरा दीजिए, न्यूक्लियर बम, तो इससे जो है चाइना की सेना रुक जाएगी। हालांकि ट्रूमैन ने नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो है रशिया के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, क्योंकि 1945 में हिरोशिमा पे बम गिराया था और 1950s तक आते आते जब वॉर चल रहा था तब तक रशिया के पास हथियार आ चुके थे, न्यूक्लियर हथियार आ चुके थे। तो अब बात है कि 31st पैरेलल तक तो बाउंड्री एक खींच दी गई, एक छोटा मोटा। दक्षिण कोरिया अपनी स्पेस से आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक बात थी कि दक्षिण कोरिया के पास सियोल, राजधानी सियोल के अलावा कुछ भी नहीं था। सच में अगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो था वो सारा का सारा उत्तर कोरिया के पास था। आपका जो ज़्यादातर जो किसानी भरा इलाका है, वो जो खेती करने वाला इलाका है, ज़्यादातर इलाका उत्तर कोरिया के पास था। ज़्यादातर मिनरल्स उत्तर कोरिया के पास थे। उसके बाद जो है रशिया सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था, दक्षिण कोरिया के पास उतना कुछ नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में। यहाँ पर एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो है एडुकेशन बहुत हाई क्लास है, यहाँ पर जो है बहुत सारी कंपनियाँ जो है वो एकदम मतलब हाई क्लास फ़ोन्स, हाई क्लास गैजेट, टेक्निकल गैजेट सब बनाती है। दक्षिण कोरिया में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उत्तर कोरिया में वैसा नहीं हुआ। वो भी एक अलग कहानी है कि क्या नहीं हुआ, क्या हुआ था। चेबोल की कहानी है कि कैसे 6 से 7 ग्रुप्स, यहाँ पर जैसे टाटा है, यहाँ पर जैसे अंबानी अदानी है, वहाँ पर भी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में भी चेबोल्स इनको कहते थे। LG ग्रुप्स, हुंडई ग्रुप, सैमसंग ग्रुप्स, ये सब ग्रुप्स जो है जो अलग अलग बिजनेसेस को संभालते थे। ज़्यादातर जो है वो मोटर बिजनेसेस, जैसे हुंडे जो है मोटर बिजनेसेस, LG जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ग्रुप्स को संभालता था। तो ये सब बिजनेसेस इतने बड़े बड़े हो गए, इतने मतलब आप बोल सकते हैं कि इनके जो मालिक है और उनके नेक्स्ट जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इतना प्रभावशाली हो गए,
पूरे साउथ कोरिया में कि उनको जो है मतलब करीबन पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन खड़ा होगा, किस ग्रुप से खड़ा होगा, ये सब भी कंट्रोल करते हैं वो सब चेबल ग्रुप्स। तो इनकी वजह से ही साउथ कोरिया जो है वो दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन पाई। और इसमें बहुत सारा मतलब बोल सकते हैं करप्शन भी था, बहुत सारा मार्केट भी था, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया भी गया। इसके लिए जो है रिसेंटली आई थिंक 2018 को शायद जो साउथ कोरिया के फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी, उनका नाम शायद से पाक चन हे शायद उनका नाम था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उनको मतलब ब्राइबरी, उनको फॉल्स जो है कोरिया के जो माइनिंग सेक्टर है, जो पॉलिटिकल सेक्टर है, उनके ऊपर चार्जेस लगाए कि उन्होंने मतलब फॉल्स एक प्रमोशन किया, फॉल्स जो है डॉक्यूमेंट्स बनवाए, फॉल्स लीगल टेंडर्स दिए। तो इन सब के लिए उनको दिया गया, वो भी अरेस्ट किया गया, वो भी एक अलग कहानी है, हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आज जो है साउथ कोरिया एक अलग मुल्क है, पूरा तरह से एकदम विकसित मुल्क है, और नॉर्थ कोरिया वहाँ पर अलग मुल्क है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर यूएसए वार जीत जाता है, अगर यूएसए जो है चाइना को पीछे ढकल के साउथ कोरिया से लेकर उत्तर कोरिया तक जगह बना लेता, तो क्या होता? शायद सोवियत यूनियन भी तब वार में कूद जाता, ना भी होता। शायद तब बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती कोरिया, ना भी होती शायद। आज जो उत्तर कोरिया का हाल है, जहाँ मतलब लोग खाने को तरस रहे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे बहुत सारे फिल्म में, डॉक्यूमेंट्रीज में बोला गया है कि साउथ कोरिया के जो लोग हैं उत्तर कोरिया को अपना भाई मानते हैं। इंडिया पाकिस्तान वाला रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ पर अपना भाई मानते हैं साउथ कोरिया के लोग उत्तर कोरिया का। तो वहाँ से जो नदियाँ बहती है, या वहाँ से जो स्ट्रीम छोटी छोटी नदियाँ बहती है, जो साउथ कोरिया से उत्तर कोरिया की तरफ जाती है, या बोट्स जाती है, जो उत्तर कोरिया से जो स्मगल होता है, साउथ कोरिया से उत्तर कोरिया तक जो चीज़ स्मगल होता है, सबसे ज़्यादा स्मगल होता है चावल, फिर दूसरे नंबर पे आता है के ड्रामास। तो के ड्रामास तो अलग चीज़ है, चावल मतलब वहाँ पर चावल खाने के भी पैसे नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितनी गरीबी है वहाँ पर। यहाँ पर आपके जो देश है वहाँ पर न्यूक्लियर हथियार, हाइड्रोजन बॉम्ब्स वो बना रहे, मिसाइल्स जो यूएसए तक मार करेंगे वो बना रहे। तो शायद जो अगर यूएसए जीत जाता हुआ वार, तो शायद उतनी बुरी हालत नहीं होती जितनी उत्तर कोरिया की आज है। तो यही बात है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट स्टोरी आपको किसकी सुननी है। थैंक यू।